P2P ट्रेडिंग अगर आप करेंगे, चाहे आप बाइनेंस पे करिए, कुकॉइन पे करिए, कहीं पे भी करिए, आज नहीं तो कल ऐसा दिन ज़रूर आएगा जो कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। मेरा भी फ्रीज हुआ और मैंने कैसे उसको अनफ्रीज कराया, क्योंकि जब फ्रीज हो जाता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है, आपको कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है। अभी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होंगे ना, तो वहाँ आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका अकाउंट पहले से ही फ्रीज हो रखा है, 2-4 महीने बीत गए हैं लेकिन अभी तक उनका अनफ्रीज नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती है। तो आज मैं अब बताऊँगा कि अकाउंट फ्रीज क्यों होता है और अगर फ्रीज हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी आपको एक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए? कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? मेरा तो चलो लक बहुत ही अच्छा था कि मेरा मतलब इतनी आसानी से हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग इतना लकी नहीं होते हैं। वो उनको 3 महीने, 4 महीने, 6-6 महीने या साल-साल भी लग सकता है, आपका वो केस सॉल्व ही नहीं होगा और आपका अकाउंट जो है ना अनफ्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए अकाउंट फ्रीज 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो बैंक करते हैं। क्यों करते हैं? जब आपके अकाउंट में उनको लगेगा यहाँ पे जो है ना कि सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, लगातार यहाँ पे अप डाउन मतलब आ रहा है पैसा, जा रहा है पैसा, तो वो जो है ना कि फ्रीज़ कर देते हैं। और अगर बैंक की तरफ से ये फ्रीज हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके वहाँ जवाब देना पड़ेगा। नॉर्मल केवाईसी आप दे दीजिए बैंक में, अपने ब्रांच में, फिर आपका जो है ना अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन अब इसमें दूसरा केस आ जाता है। दूसरा केस क्या होता है कि आपके अकाउंट में अगर आपने P2P से पैसा अपने अकाउंट में मतलब यूएसडीटी सेल करके मंगाया हुआ है, अब वो पैसा किसी बंदे ने थर्ड पार्टी पेमेंट कर दिया। पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाइनेंस में जिस नाम से अकाउंट है जिसको आप सेल कर रहे हैं, उसी अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, मतलब उसी नाम के अकाउंट से। स्क्रीनशॉट प्रॉपर आप लीजिए और अगर आपको लगता है कि नहीं ये अकाउंट किसी दूसरे के नाम से है, तो आप क्या करिए उस फंड को रिफंड कर दीजिए, भैया कि हम यहाँ से जो है ना कभी आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमने आपका पैसा रिफंड यहाँ से कर दिया, मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, अपना जो है कि ये डील जो है ना क्लोज कर दिए, कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया या अगर आप ध्यान भी देते हैं, हो सकता है कि उसी के अकाउंट से जिस मतलब सेम नाम से भी आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। अब वो पैसा जो है, किसी स्कैम का पैसा हो सकता है। अब उसमें भी 2 चीज़ें हो सकती हैं। मान के चलते हैं कहीं पे कुछ बड़ा फ्रॉड हुआ है, साइबर क्राइम में फ्रॉड तो मतलब अनगिनत होते ही रहते हैं। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में फ्रॉड तो चलते कुछ न कुछ स्कीम वगैरह चलती रहती है। अगर मान के चलते हैं किसी स्कीम के थ्रू जो है कि पैसा एक फ्रॉड हुआ है और वो उस पैसे को लेके काफ़ी लोगों के कंप्लेन है या फिर किसी एक पर्सन की कंप्लेन है कि मान के चलते हैं अगर 1 लाख रुपए का स्कैम हुआ है, उसने कंप्लेन किया हुआ है। अब वो 1 लाख रुपए कहाँ से आया है और वो 1 लाख रुपए किस-किस अकाउंट में गया है। अगर मान के चलते हैं पहले एक अकाउंट में गया, उसके बाद दूसरे उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया, तीसरे अकाउंट में गया, चौथे अकाउंट में गया, जहाँ-जहाँ जाएगा, सब अकाउंट में चला गया। तो क्या करेंगे ना, वो सारे के सारे जो है ना कि अकाउंट फ्रीज कर देंगे। मैटर 1 लाख का ही है, लेकिन सब में जो है ना कि होल्डिंग लगा देंगे कि इसमें 2,000 का होल्ड हो गया, इसमें 5,000 का होल्ड हो गया, इसमें 7,000 का होल्ड हो गया। इस तरह से होल्ड लग जाएगा आपके अकाउंट में और सबका अकाउंट जो है ना कि 100 लोगों का अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। मैटर खाली 1 लाख रुपए का है, लेकिन उसमें अगर आपने जो है ना कि P2P मान के चलते हैं, अगर आपने 50,000 का डिपॉज़िट किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसी पूरे अमाउंट पे ही हो। पूरे अमाउंट में तब होगा जब जिसने आपको पैसा भेजा है वो खुद कंप्लेन कर दे। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि वो आपके नाम पे खुद ही कंप्लेन डाल देंगे कि हमने मतलब गलत तरीके से पैसा चला गया, गलती से चला गया, वो ये स्कैम या इन्होंने मेरे साथ स्कैम कर लिया। तो आपका पूरा अमाउंट का मतलब आपका फ्रीज लगेगा, पूरा मैटर होगा पूरे अमाउंट का। लेकिन अगर जैसा कि अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया 1 लाख का वहाँ पे जो है स्कैम हुआ है और थोड़ा-थोड़ा तो क्या होगा ना छोटे अमाउंट का ही आपके अकाउंट में फ्रीज लगेगा और उसके चलते जो है ना पूरा पूरा अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा। भले उसमें 50 लाख रुपए हो, कोई मैटर नहीं। आपका 2,000 की वजह से पूरा अकाउंट जो है लॉक हो जाएगा। और फिर आप जो है ना 2,000 रुपए का ट्रांज़ैक्शन देखेंगे पिछले 1 साल, 2 साल का, फिर भी आपको उतने अमाउंट का ट्रांज़ैक्शन मिलेगा ही नहीं। फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे भैया कौन किया है? और या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, मनी लॉन्ड्रिंग ही होता है या फिर आपका जो है ना कि कहीं न कहीं टेरर फंडिंग से मतलब कहीं से दूसरी जगह से पैसा आया हो, घूमते-घूमते आपके अकाउंट में आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब मान के चलते हैं आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेरा जब फ्रीज हुआ, मुझे तो पहले लगा कि मेरा एक ही अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो मैंने वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद
फिर कुछ लोग जो है कि टेलीग्राम में आके बात कर रहे थे, मेरा 2 अकाउंट फ्रीज हो गया, मैंने 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन अपने दूसरे अकाउंट में कर दिया, वहाँ पे 25 लाख रुपए थे। मतलब एक अकाउंट में पैसा है, वहाँ से मैंने 20,000 रुपए खाली उस वाले दूसरे वाले अकाउंट में कर दिया और मेरा वो भी फ्रीज हो गया। 20,000 के चक्कर में 25 लाख का अकाउंट फ्रीज हो गया। तो मेरे दिमाग में अब मैंने अपना दूसरा अकाउंट भी मैं अपना चेक करता हूँ, तो मैंने जैसे ही ₹1 भेजा अपने दोस्त को यूपीआई के थ्रू, तो गया नहीं। तो मैंने एप्लीकेशन ओपन करके देखा तो वहाँ पे लिखा था अकाउंट ब्लॉक्ड। अब उसमें मेरे पैसे काफ़ी अच्छे खासे पड़े हुए थे। अब मेरा जो है 2-2 अकाउंट हो गए फ्रीज। मैं कस्टमर केयर फ़ोन किया, कस्टमर केयर ये बोले कि आप जो है ना कि चले जाइए अपने नज़दीकी ब्रांच में। मेरा एक्सिस बैंक का अकाउंट फ्रीज हुआ और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अकाउंट फ्रीज हुआ। आईडीएफसी में मेरे अच्छे पैसे थे। तो अब एक्सिस बैंक में गया तो सीधा वो बोलते हैं नियरेस्ट ब्रांच में, तो वो बोलते हैं सीधा, भैया हमारे पास कोई डिटेल नहीं, आप डायरेक्ट जो है ना अपने होम ब्रांच में जाके बात करिए। अब मेरा होम ब्रांच जो है 200 किलोमीटर दूर है। अब मैं वहाँ पे जाऊँ तब बात करूँ। अब होम ब्रांच वाले बोलेंगे इस केस में कि आप जो है ना कि आपके नाम पे कंप्लेन है। मुझे जो है ना कि पूरा प्रॉपर डिटेल दे ही नहीं रहे थे। मैं परेशान हो गया। आईडीएफसी बैंक में गया तो वहाँ पे उन्होंने ये बोला, उन्होंने खाली ये एक कंप्लेन नंबर दिया, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, उन्होंने करीब 12-14 डिजिट का था, उन्होंने ये दिया और ये बताया कि आपका जो अकाउंट है कच्छ गुजरात से फ्रीज हुआ है, कच्छ गुजरात। तो मैं कच्छ अब खोजने लगा, भैया है कहाँ कच्छ? मुझे बाद में पता चला कि कच्छ जो है इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब कच्छ का जो है कि वो जो सेंट्रल होता है, सेंटर, वो होता है भुज। तो अब मुझे ये लगा कि भुज साइबर क्राइम ब्रांच, भुज से जो है कि मेरा जो है ना कि यहाँ पे कंप्लेन हुआ है, अब मुझे भुज जाना पड़ेगा। मैं ट्रेन वगैरह देखने लगा तो डायरेक्ट वहाँ कोई ट्रेन ही नहीं है, परेशान हो गया मैं। और मुझे अगर वहाँ का कोई नंबर मिल जाता ऑनलाइन उस ब्रांच का, तो मैं थोड़ा-सा उनसे बात भी कर लेता, लेकिन कोई भी नंबर नहीं मिल रहा था, बैंक वाले भी नहीं दे रहे थे। तो मैंने जो है ना ट्वीट भी किया, वहाँ पे एक्सिस बैंक को अलग ट्वीट करके, मतलब टैग करके मैंने ट्वीट किया, फिर आईडीएफसी का अलग मैंने ट्वीट किया। तो सबका जो मेरे पास कॉल कॉल आने लगा, वो सब यही बता रहे थे, मतलब बैंक की तरफ से कॉल आया कि हमारे पास खाली इतनी ही जानकारी, आपका जो फ्रीज हुआ है वो सेंट्रलाइज़्ड फ्रीज हुआ है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ़ आपको जो इतना ही बता सकता हूँ कि ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इस कंप्लेन नंबर के थ्रू ही आपका ये अकाउंट फ्रीज हुआ है और इतने अमाउंट का फ्रीज लगा है। ₹8,523 का था, उतने अमाउंट का फ्रीज लगा है। फिर लास्ट में बात करते-करते ये पता चला कि ये आपका जो है ना कि गांधीधाम कच्छ से आपका ये फ्रीज हुआ है। अब गांधीधाम भी जो है ना कि आपका कच्छ में ही है और कच्छ का जो सेंटर है वो भुज में है। तो पहले तो मैं भुज के लिए ट्रेन देख रहा था, फिर अब मुझे ये हुआ कि अब मुझे गांधीधाम के लिए देखना पड़ेगा। अभी मुझे पता चला है गांधीधाम से हुआ, जो कि कच्छ में ही एक मतलब एरिया है गांधीधाम, तो वहाँ पे मुझे अब जाना पड़ेगा, वहाँ से हुआ है मेरे नाम पे कंप्लेन। वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर निकालने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले, मैंने बहुत सारे ईमेल कर डाले दोनों बैंक के, मतलब होम ब्रांच में मैंने किया, रीजनल नोडल ऑफिसर को मैंने मेल कर दिया, जो हेड नोडल ऑफिसर मैंने वहाँ पे भी मेल कर दिया। कहीं से भी मतलब प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा था, मुझे कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। खाली इतना भी मुझे पता चल पाया था कि यहाँ से इस ब्रांच से हुआ है और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। अब मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। मैंने पूरा प्लान बना लिया कि अब चलो, इस दिन यहाँ से ट्रेन है डायरेक्ट, अब मुझे उस दिन यहाँ पे निकलना पड़ेगा। और यहाँ तक कि गुजरात गांधीनगर का जो कि साइबर क्राइम का मतलब हेड ऑफिस है, वहाँ पे मैंने उनका मेल मुझे मिल गया था। मैं वहाँ पे नंबर भी मिला था मुझे। मैंने नंबर पे कॉल किया तो वो सीधा ये बोलते हैं कि आप मेल कर दीजिए, आप मेल कर दीजिए, मेल कर दीजिए। और जब मैं मेल करता हूँ तो कोई रिप्लाई ही नहीं आता। 2 4 6 दिन बीत गए, मतलब कोई रिप्लाई ही नहीं आया। वो खाली यही बोलेंगे कि अगर आप फ़ोन लग भी जाएगा, हेड ब्रांच गुजरात गांधीनगर में मेरा लगा था फ़ोन, तो बस यही बोलेंगे कि आप जो है ना कि मेल कर दीजिए। ईमेल आईडी मिला था उनका, जो है कि मैंने मेल किया, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ मतलब आपको अंधेरा, आपके सामने अंधेरा नज़र आएगा, मुझे करना क्या चाहिए? और बहुत सारे केस में ऐसा भी हुआ है कि अगर आपकी बात होने लगेगी ना, तो वो इतना आपको डराएँगे, जो साइबर क्राइम ब्रांच के जो ऑफ़िसर होंगे, जो आपका केस देख रहे होंगे, वो इतना आपको डरा देंगे कि आपका जो पैसा है वो टेरर फंडिंग था, वहाँ से घूमता हुआ पैसा आपके अकाउंट में आया है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, इतना आपको डरा देंगे ना कि मतलब आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। मैंने पूरा ऑनलाइन सर्च कर डाला, कहीं से भी मतलब वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिला ही नहीं। यहाँ तक कि मैंने फ़ेसबुक पे भी बहुत सारे लोगों को पर्सन, मतलब जो गांधीधाम के हों, मैंने लोगों को सर्च किया, उनको भी मैंने मैसेज डाले, किसी का रिप्लाई आ जाए, कि नंबर निकाल के मुझे दे दे, एक बार मैं बात कर लूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया कि टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने ही टेलीग्राम पे मैंने मैसेज डाला कि भाई गांधीधाम गुजरात का कोई है? तो कई सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया। मतलब उसी ग्रुप में ही मैसेज रिप्लाई आया कि मैं हूँ। तो मैंने उनको पर्सनल मैसेज किया, तो एक बंदा था, वो बोला कि मैं मेरा भी मतलब गुजरात से ही मेरा सेम केस हुआ था, मैंने अपना अनफ्रीज करा लिया। ये एक ऑफिसर हैं, ये इनका नंबर है, आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपसे कुछ पैसे लेंगे और आपका काम कर देंगे, आपका अनफ्रीज करा देंगे। तो मुझे लगा यार चलो ठीक है।
फिर मैं बाद में थोड़ी देर बाद वो नंबर भी दिया, मैंने नंबर पे कॉल किया तो कॉल रिसीव नहीं हुआ। बाद में मैंने देखा वो बंदा जो है ना कि सारा चैट डिलीट कर दिया है और टेलीग्राम ग्रुप अब मेरा जो है उसमें से भी वो गायब हो चुका है। तो मुझे ये समझ में आया कि आपका जो है ना कि हेल्प करने के नाम पे भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। आप तो भरोसा करके सोचेंगे कोई ऑफिसर है मेरा काम कर देगा, उसको भी पैसा दे देंगे, वो भी लेके भाग जाएगा। उसको लगा होगा कि भैया ये तो यूट्यूबर है, इसके साथ हम स्कैम नहीं कर सकते, इस नंबर भी पता चलेगा, तो इसके दिमाग में वो बाद में आया होगा उसके दिमाग में, तो मतलब नंबर वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिया। पूरा टेलीग्राम में तो डिलीट हो ही जाता है, पूरा ब्लॉक सब कुछ हो जाता है, मतलब इधर का भी चैट उधर का भी चैट दोनों डिलीट हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो ये हो गया। तो मुझे समझ में आया भैया ऐसे सिचुएशन में, मतलब ऐसे मैटर में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक भाई साहब का और भी मैसेज आता है, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ। उन्होंने मतलब मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की, दीपक जी हैं गुजरात के ही। तो उन्होंने बोला मैं हूँ बताइए, तो मैंने उनको पर्सनल मैसेज किया तो मुझे ये पता चला कि इनसे हमारी पहले भी बातचीत हुई है, किसी मतलब उनका कुछ मैटर था तो उनसे हमारी पहले भी बातचीत हो गई है। तो मुझे थोड़ा-सा ये ट्रस्ट हुआ, चलो इस बंदे से मेरी पहले भी बातचीत हुई है। मैंने जब उनको पर्सनल मैसेज किया तो पुराना चैट पड़ा हुआ था। तो उनसे मैंने नंबर माँगा, तो मैंने उनको कॉल किया, अपना पूरा मैंने उनको डिटेल बताई कि ऐसा-ऐसा सब कुछ हुआ है, गांधीधाम में मतलब है। अब वो रहने वाले थे अहमदाबाद के। अब वो जो है कि भाई साहब, मतलब मैं उनका कितना शुक्रिया अदा करूँ, कम कम ही रहेगा। वो मेरे लिए 300 किलोमीटर दूर टिकट अगले ही दिन बुक किए गांधीधाम के लिए, अहमदाबाद से 300 किलोमीटर का, पैसे भी नहीं लिए मुझसे। वो वहाँ पे गए अगले दिन, बात किए, तो उन पता चला कि क्या-क्या मैटर है, सब कुछ बात हो गई और वो अपने एंड से मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो सब कुछ बात किए जितना मतलब मैटर था। तो जिस बंदे ने कंप्लेन किया था, भावेश नाम था उसका, उसको भी बुलाया गया, उसका पहले मतलब पूरा लिखित दिया गया कि मैं इस बंदे को नहीं जानता हूँ, इनसे हमारा कोई मैटर नहीं है। और इसके अलावा जो है ना कि जितना मेरा अमाउंट था 8,523, इससे थोड़ा ज़्यादा पैसे मुझे खर्च करने पड़े। कहाँ खर्च करने पड़े आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो फिर जाके उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से मेल कर दे रहा हूँ साइबर क्राइम ब्रांच से, आपको ये मतलब मैं मेल कर दे रहा हूँ सेंट्रलाइज़, जहाँ से भी फ्रीज़ होता है, वहीं पे जाके अनफ्रीज़ हो जाएगा, मतलब आपको 7 से 8 दिन का टाइम लगेगा, अनफ्रीज़ हो जाएगा। वहाँ से उन्होंने ये बोला कि मैं यहाँ से मेल कर दिया हूँ, ठीक है? आपका अकाउंट अनफ्रीज़ होने के लिए आपका केस जो है कि यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका है। इतना उन्होंने बोला, मुझे तसल्ली हुई। फिर मैं वेट करने लगा, 5 दिन बीत गए। फिर एक भाई साहब हमारे थे जिनका भी अकाउंट फ्रीज हुआ, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा होता है कि वो लोग मेल कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये जो बैंक वाले, तो सरकारी बैंक अगर है तो वो ज़्यादा ही मतलब ढीले रहते हैं। मतलब वो आपका 2-2 महीने बीत जाएँगे, रिप्लाई मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा और अनफ्रीज भी नहीं करेंगे। तो आपको लगातार उनको मेल करना होगा। तो मैं क्या किया ना, पर डे सुबह-शाम लगातार उनको मेल करने लगा। 4-5 दिन हुए थे और मेरा जो आईडीएफसी का अकाउंट था, मेरे पास कॉल भी आया 2-3 बार, क्योंकि आईडीएफसी मुझे मतलब बहुत ही अच्छा बैंक लगा, उनकी सर्विस मतलब वो सीरियस होके मतलब वो कॉल करेंगे आपके पास, आपकी प्रॉब्लम समझेंगे और वो उस पे एक्शन भी लेंगे। लेकिन एक्सिस बैंक की तरफ से अभी तक मेरे पास कोई कॉल वगैरह भी प्रॉपर नहीं आ रहा, ना तो मेल का रिप्लाई आ रहा है। तो मेरा आईडीएफसी बैंक का अकाउंट जो था जिसमें मेरे ज़्यादा पैसे थे, वो मेरा अनफ्रीज हो चुका है और मेरा एक्सिस बैंक का था, उसमें जो है कम ही अमाउंट है, अभी तक अनफ्रीज नहीं हुआ। मैं प्रॉपर उनको बराबर जो है मेल कर रहा हूँ कि भैया एक एक बार आप चेक कर लीजिए, वहाँ से साइबर क्राइम ब्रांच से जो है कि मेल रिवर्ट आ चुका है कि मेरा अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए, यहाँ पे मेरा मैटर क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पे वो एक्शन लेके अपना जो है कर दो जल्दी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलता है। और हाँ, आपको जो है ना कि डायरेक्ट अगर मान लीजिए आपका केस हुआ है, कंप्लेन हुआ है साइबर क्राइम में, तो आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, या तो आप अपने किसी जानने वालों को आप भेजिए वहाँ पे, आप खुद डायरेक्ट मत जाइएगा, क्योंकि इस केस में भी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ऐसे मतलब बहुत बड़ा मैटर हुआ, तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप चाहें तो अगर आप, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम इतनी होगी ना कि आप यूपी में रहते हैं, मैटर हो जाएगा केरला का तो आपको केरला जाना पड़ेगा, इसके पहले आप कभी गए ही नहीं केरला-वेरला, आपको पता ही नहीं होगा, वहाँ एक लैंग्वेज भी नहीं मतलब समझेंगे वो आपकी, है ना? तो आप किसी अपने को साथ में लेके जाइए, पहले आप वहाँ पे मत जाइए, आप उसको भेज दीजिए कि जाओ पहले वहाँ पे ऑफ़िस में पता करो क्या मैटर है। अगर लगे कि हाँ, ऐसे मतलब गिरफ्तारी या फिर ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं, बातचीत से जो है कि मामला जो है ना सॉल्व किया जा सकता है, तो फिर आप जो है ना कि जाइए वहाँ पे अगले दिन। और बात करके जो भी वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं उसको प्रोसेस फ़ॉलो करिए, और जितना जल्दी हो पाए, थोड़े पैसे भी आपको खर्च करने पड़ेंगे तो उसको करके जल्दी निपटा दीजिए। अदरवाइज़ आप लीगल प्रोसेस में जाएँगे ना तो बहुत आपको लंबा टाइम चला जाएगा। आप सोचिए कि मैं कंप्लेन करूँगा, एफआईआर कर दूँगा, केस कर दूँगा मैं, तो मतलब बहुत झेल जाएँगे आप, सालों-सालों आपका फ्रीज जो है ना कि अनफ्रीज नहीं हो पाएगा। अब इसमें सोचिए कि एक अमाउंट के चक्कर में 100 लोगों का जब अकाउंट फ्रीज होता है तो 100 के 100 लोग जो है ना कि परेशान हो जाएँगे, और 100 के 100 लोग जाएँगे वहाँ पे और
1 लाख का मैटर है और पता नहीं दसों बीसों लाख रुपए लोगों का वहाँ पे मतलब खर्च हो जाएगा। खर्च हो जाएगा मतलब वहाँ पे दे के आएँगे। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये बहुत ही बड़ा मैटर है भाई, अकाउंट अगर आपका फ्रीज़ हो जाता है, तो इसको थोड़ा-सा आप लोग सीरियसली लीजिए और किसी भी ऐसे अननोन पर्सन से पैसा अपने अकाउंट में मत लीजिए, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। छोटे से अमाउंट की वजह से आपका बड़ा फंड लॉक हो सकता है। तो मैंने अपनी पूरी जर्नी, पूरी कहानी मैंने आप सभी को बताई कि मैंने ऐसे-ऐसे फेस किया और मैं लकी अपने आप को मानता हूँ कि मुझे एक ऐसा पर्सन, एक दीपक भाई मुझे मिले, जो कि मतलब मेरे लिए इतना सब कुछ किए। मैं उनका इस वीडियो के माध्यम से भी धन्यवाद बोल रहा हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से प्रोसेस फ़ॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, बिना जाए आपका मैटर सॉल्व नहीं हो सकता है। अगर वहाँ का नंबर मिल गया, ऑफ़िसर आपसे बातचीत कर रहा है, तो मेबी आपका जो है कि फ़ोन से भी हो जाए, लेकिन पैसा तो आपको अगर देना पड़ेगा तो कैश पैसा देना पड़ेगा, तो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन होगा नहीं। तो तब भी आपको जाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है फिर भैया आप टाइम वेस्ट ना करिए, बैंक से डिटेल लीजिए कि हमारा किस ब्रांच से फ्रीज़ हुआ है, वही बता दो और एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, वो आप ले लीजिएगा, 10, 12, 14 डिजिट का होता है। वो लेके आप चले जाइएगा, वहाँ पे बात करिए और आप, मैंने जैसा कि भी बोला कि आप डायरेक्ट मत जाइएगा, किसी अपने भाई या जानने वालों को अपने साथ में लेके जाइएगा, उसको पहले भेजिएगा, मैटर पता करें कि हाँ, क्या मैटर है। उसके बाद जब लगे कि हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत वो ऐसा नहीं होगा, तो फिर आप उसके बाद जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा और थोड़ा-सा आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। अपनी कुछ कम्युनिटी, अपने जानने वाले, मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जो कि मतलब P2P में अपना डायरेक्ट लेन-देन करते हैं। पैसा अकाउंट में दीजिए और जो है कि अपना यूएसडीटी लेन-देन कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या है ना कि मैं ₹85, ₹86 में जो है ना कि अपना यूएसडीटी सेल करता हूँ। क्या करूँ? क्योंकि मैं इन सब मैटरों में मैं पड़ना ही नहीं चाह रहा। मैं बहुत ज़्यादा भाई डर गया हूँ कि भले ₹88-89 में वहाँ पे सेल हो सकता है, लेकिन मैं थोड़े से कम प्रॉफ़िट लेके ही मैं अपना जो है काम कर ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल के टाइम में। अगर कोई दूसरा रास्ता अगर मिल रहा है तो मैं जल्द ही आप सभी के साथ शेयर करूँगा कि P2P का कुछ अगर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप सभी के साथ शेयर करूँगा। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसी साइट ही बना दूँ जिसमें कि लोग जो है कि अपना P2P करें, मतलब उन सब झंझोटों से बचे रहें। तो मैं बाकी सोचेंगे देख क्या करना है। उम्मीद है कि जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इन अदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।